नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है हारिस सुल्तान का और टाइटल है ईरान वर्सेस इजराइल, अब इजराइल नहीं छोड़ेगा। चलिए वे देखते हैं कि हारिस भाई का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट पर, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है। और हमारे प्यारे प्यारे मोमिनीन्स बहुत खुश हैं क्योंकि ईरान ने इसराइल के ऊपर कुछ मिसाइल ठोक दिए। 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे और कोई ना इसराइली बंदा मरा और ना कोई उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह हुई। और आधे से ज्यादा जो कहा जा रहा है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे वो इंटरसेप्ट हो गए थे। पहले मैं ये कह दूं, जो आयरन डोम होता है वो छोटे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है, इसलिए जो पिछली दफा उन्होंने तकरीबन कुछ 600 के करीब ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और थोड़े से बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे थे, इसलिए उस वक्त 90% से ज्यादा जो थे वो इंटरसेप्ट हो गए थे। लेकिन चूंकि उसके बाद भी ईरान को बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा कि इतने सारे तुमने ठोके हुए, मारा एक भी नहीं उनका, ना बंदा मारा ना उनकी बिल्डिंग गिराई। तो इस दफा ईरान ने वेट नहीं किया और सारे के सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स मार दिए। बैलिस्टिक मिसाइल थोड़े महंगे होते हैं और थोड़े कम होते हैं, इसलिए अगर 180 ठोक दिए हैं तो कहा जाता है कि तकरीबन को 3000 के पास उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगे और उनके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड भी नहीं है। तो अब कहने में ये आ रहा है कि अब जो नेतन्याहू है ये उसकी मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अब नेतन्याहू को अमेरिका ने रोक के रखा हुआ था कि एस्केलेट मत करो सिर्फ इसको, बल्कि अमेरिका इस पे भी खुश नहीं था जो इसराइल ने लेबनान में किया। लेकिन अब सारों ने अपने हाथ उठा लिए हैं, क्योंकि अब वो कैसे रोकेंगे, क्योंकि ईरान पे तो उन्होंने हमला नहीं किया। तो ईरान कौन होता है इसराइल के ऊपर हमला करने वाला? क्योंकि ईरान ने ऑफिशियली ये कहा है कि भाई हमने नसरुल्लाह और जो हनैया को जो मारा था इसराइल ने, हमने उसका बदला लिया। तो आप उसका बदला, हनैया को तो चले उन्होंने ईरान में मारा, उसका तो बदला लिया जा सकता था, लेकिन वो तो बात गुजर गई, तो 2 महीने हो गए। लेकिन नसरुल्लाह को मारने पे आपने क्यों बदला लेना है? क्योंकि आप तो कहते हैं कि वो आपकी प्रॉक्सी नहीं है। तो इसलिए ईरान के पास कोई जवाब नहीं था कि वो इसराइल के ऊपर हमला करता, और इसराइल यही चाहता था कि एस्केलेट हो। बल्कि नेतन्याहू का बयान है, उसने कहा था एस्केलेट टू डी एस्केलेट। और अब नेतन्याहू के हाथ में वो खेला है। सारे जो कियर स्टारमर, जस्टिन ट्रूडो वगैरह जो कह रहे थे कि इसको डी एस्केलेट करो, उन सारों ने हाथ उठा लिए। उन सारों ने कह दिया कि ये जो हमला ईरान ने किया है, इसके बाद अब इसराइल के पास राइट है अपने आप को डिफेंड करने का। देखिए, ये बात तो हम भी पिछले काफी लंबे टाइम से कर रहे हैं। तो कल भी मैंने वीडियो बनाया तो उसमें भी यही बात कहा कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर चाल चली और ईरान को मजबूर कर दिया कि उनके ट्रैप में फंसे, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि ईरान रिटेलिएट करे, अटैक करे, उनके बंदे मारे जाएं, मतलब इजराइल में। तो आपके पास पुख्ता एक वजह होगी ईरान पर अटैक करने का। जो फाइनल टारगेट है, ये लड़ाई इजराइल वर्सेस हमास नहीं है, इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह नहीं है, इजराइल वर्सेस हुतीज नहीं है, ये ईरान वर्सेस अमेरिका है। और अमेरिका ईरान पर बहुत टाइम से लगा हुआ है और अब उसे वो मौके अब मिल रहे हैं। दुनिया में दिखाना भी तो पड़ेगा ना भाई, मैंने ईरान पर अटैक क्यों किया, क्योंकि ईरान ने अटैक किया और ईरान उस ट्रैप में फंस रहा है। ईरान की मजबूरी बन गई थी, क्योंकि ईरान, और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, फिलिस्तीन को लेकर ईरान ने अटैक नहीं किया। पिछली बार भी फिलिस्तीन को लेकर अटैक नहीं किया था उसने। उसका बंदा मारा गया था, ईरान का कमांडर एक मारा गया था, उसके रिटेलिएशन में उसने अटैक किया। और इस बार भी हिजबुल्ला वाला बंदा मारा गया, उसके रिटेलिएशन में उसने अटैक किया। वरना अगर फिलिस्तीन को लेकर अटैक करना था तो फिलिस्तीन से इजराइल की लड़ाई जो है हमास की, वो 1 साल होने को आए, इसी अक्टूबर में शुरू हुआ था, तो ईरान कब का कर चुका होता। लेकिन ना, ईरान को भी तो ग्राउंड बनाना पड़ेगा ना कि मैं क्यों अटैक कर रहा हूं। अगर ईरान कहता है कि मैं हमास के लिए अटैक कर रहा हूं, इसके लिए अटैक कर रहा हूं, तो फिर तो पंगा फंसेगा। उसने कहा कि हमारे बंदे को मारा इसलिए हमने अटैक किया। और अमेरिका और इजराइल यही चाहते थे कि बेटा तुम एक मौका तो दो। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। ताइवान के चारों तरफ, ताइवान के एयर डिफेंस जोन में और शिप में, जो शिप वाली जो ईईजेड है, वहां पे चाइनीज फाइटर जेट्स बहुत जाते हैं, चाइनीज शिप्स बहुत जाते हैं, उसमें घुसपैठ करते हैं। किस लिए करते हैं? वो ताइवान को उकसा रहे होते हैं कि बेटा तुम एक मिसाइल मारो, तुम एक गोली मारो और हमें मौका मिल जाएगा तुम्हें ठोकने का, अटैक करने का, कि देखो ताइवान तुमने शुरू किया था, तुमने शुरू किया था, तुमने शुरू किया था, अब फिर कोई रोक नहीं पाएगा। तो वो ताइवान को उकसाता रहता है कि कुछ तो करो जिससे हम रिटेलिएट करें तुम्हें, हमारे पास वजह हो कि भाई देखो थप्पड़ तुमने मारा था, अब तो भैया हम लात घूंसे बरसाएंगे। यही काम अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ कर दिया और ईरान उस ट्रैप में फंस गया।
क्योंकि रिलीजन के नाम पर जज्बाती हो जाते हैं लोग। इसमें ये पंगा फंस गया और ये अटैक होकर रहेगा। दूसरी बात, जो 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइलें मारी हैं, आपको वीडियोस दिखे होंगे जो उसमें मिसाइलें गिर रही हैं, बिल्कुल गिर रही हैं। क्या एक भी इजरायली उसमें मारा गया? नहीं मारा गया। क्या इजराइल का कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया? नहीं हुआ। इसकी वजह बताता हूं। जब डिफेंस किया जाता है ना, तो देखा जाता है कि थ्रेट सबसे बड़ा कौन सा है। अगर एक मिसाइल आ रही है जो रिहायशी इलाके की तरफ आ रही है या उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तरफ आ रही है, तो वो उसको मार गिराएंगे। लेकिन अगर एक मिसाइल उनको दिख रहा है कि अच्छा प्रोजेक्शन इधर है, तो जाके वो समंदर में गिर जाएगी या खाली जगह पे जाके गिरेगी, वो उसको डिफेंड नहीं करेंगे, वो गिर जाने देंगे। क्योंकि उस मिसाइल को मार गिराने में जो खर्चा है वो फालतू में, जब उससे कोई नुकसान ही नहीं होना है तो उस मिसाइल को मारने का कोई मतलब नहीं है। और न्यूक्लियर टिप तो है नहीं कि बम चाहे कहीं भी फटे, न्यूक्लियर है तो फिर तबाही करेगा, नॉर्मल बम है। तो वो उनको छोड़, तो वो जो मिसाइलें गिरती हुई आपको नजर आई, वो मिसाइलें थी जिनसे कोई नुकसान नहीं होना था, बस गड्ढा बनना था, क्रेटर बन जाना था जमीन में। उन्होंने उसको नहीं मारा। हाँ, जो मिसाइलें थ्रेट में, बहुत थ्रेट लेवल 1 था बिल्कुल, कि भाई ये या तो रिहायशों में गिर जाएंगी या किसी एयरफोर्स स्टेशन के रनवे पे गिर जाएगी या एयरफोर्स की बिल्डिंग पे गिर जाएगी, मिलिट्री की बिल्डिंग पे गिर जाएगी, उसको उन्होंने मार दिया आराम से। तो उनके पास एरो है, डेविड स्लिंग है। आयरन डोम जो है वो शॉर्ट रेंज के लिए होता है, वेरी शॉर्ट रेंज के लिए होता है, कि बिल्कुल रॉकेट्स आ गए हैं उनको ठोकना है, तो उसमें आयरन डोम का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो बैलिस्टिक मिसाइलें और इनके लिए वो डेविड स्लिंग्स है, एरो है, और बहुत सारी चीजें हैं जो करते हैं। तो ईरान इस बार भी वही अपने पैसे बर्बाद किए ईरान ने, और दुनिया को एक मैसेज दिया कि हाँ 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 मुसलमान खुश हो गए, हाँ ईरान ईरान ईरान। भले उनको ये नहीं पता कि ये फिलिस्तीन के लिए नहीं कर रहा, फिलिस्तीन से उसका कोई वास्ता ही नहीं है इस अटैक का। लेकिन वही है ना, मुसलमानों को बेवकूफ बनाना बहुत ईजी है। चूरन खिलाओ, रिलीजन का तड़का लगाओ, फिलिस्तीन का छोंक मारो, हो गया। तो उसके नतीजे में अब क्या होना, अब कहा जा रहा अभी हो सकता है अभी शुरू हो जाए हमला, वरना एक दो दिनों के अंदर इसराइल ने इनको इनकी नानी याद दिला देनी है। और अब ये दो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो किस तरह इसराइल रिस्पॉन्ड करेगा। इसराइल, कहा यह जा रहा है, या तो खमीनाई को डायरेक्टली ठोकेगा, इस वक्त कहीं पे बंकर में छुपा हुआ होगा, या फिर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला करेगा। लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी जैगरोस माउंटेन्स के अंदर है, जहां पे बंकर बस्टर्स भी नहीं जा सकते, इवन अमेरिका के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो क्या होगा। दूसरा, इस्फहान में उनकी एक यूरेनियम की कन्वर्जन फैसिलिटी है, इस्फहान कन्वर्जन फैसिलिटी, वहां पर भी हमला किया जा सकता है। क्योंकि याद होगा अप्रैल में जब इसराइल ने दमस्कस में ईरान की सो कॉल्ड एम्बेसी या एक कॉन्सुलेट के ऊपर हमला किया था, जिसके अंदर IRGC के कुछ जनरल मारे गए थे, और ईरान ने कहा था ये देखो जी हमारी एम्बेसी के ऊपर इन्होंने हमला किया। तो उसके बदले में ईरान ने 600 क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल भी ठोके थे, जिसका मैंने भी आपको हवाला दिया कि कोई नुकसान नहीं हुआ। तो उसके बदले में इसराइल ने सिर्फ 1-2 मिसाइल ठोके थे, वो इस्फहान में ठोके थे, और वो एक मैसेज दिया था कि हम तुम्हारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी उड़ा सकते हैं। लेकिन वो मामला वहीं पे रफा दफा कर दिया गया था, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को रोका हुआ था। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब वो कोई जवाब नहीं है उनके पास उसको रोकने का, क्योंकि जाहिर बात है एक मुल्क ने आपके ऊपर हमला किया तो आपको कोई ना कोई तो जवाब देना होगा। याद होगा आपको कि उससे 2-3 महीने पहले ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर भी एक मिसाइल ठोका था, जिसके बदले में पाकिस्तान ने भी ईरान के ऊपर एक मिसाइल ठोका था। तो ये इनको करना पड़ता, लेकिन पहले ये मामला रफा दफा किया जाता था, एक कंट्रोल्ड किस्म की टिट फॉर टैट की जाती थी। लेकिन अब ये टिट फॉर टैट वाला मामला नहीं है, अब बल्कि ये इतने ठोकू हैं क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल उनके पास GPS टेक्नोलॉजी नहीं है। GPS टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका के पास है या फिर चाइना के पास है, और अब इंडिया ने भी अपना GPS बनाया। इवन रशिया के पास भी यही वजह है कि वो बस आर्टिलरी के शेल्स ठोकी जाते हैं जो अनगाइडेड होते हैं। उसका सोल्यूशन ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा उस डायरेक्शन में ठोक दो और उम्मीद करो कि वहीं पे कहीं पे जाके लग जाए। इसी वजह से ना इन्होंने IDF के हेड क्वार्टर नहीं, लेकिन रशिया के पास भी है ग्लोसनोस, उनका भी अपना GPS है जहां तक मुझे याद है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे आप लोग करेक्ट करिएगा। रशिया के पास भी अपना GPS है और वो यूज करता है।
के हेडक्वार्टर को ठोका, ना इन्होंने मोसाद के हेडक्वार्टर को ठोका, बस ऐसे ही अंधाधुंध इन्होंने मिसाइल ठोक दिया। कुछ जो वीडियोस आई हैं जो मिसाइल गिरे हैं वो खाली जगहों पे जाके गिरे हैं। और एक बेचारा फलस्तीनी वेस्ट बैंक में जेरिको का जो सिटी है उसके ऊपर श्रैपनल गिरा, वो वीडियो पड़ी हुई है ट्विटर पे। वो बड़ी बेचारी अफसोसनाक है कि वो बंदा बेचारा वैसे ही जा रहा है और उसके ऊपर से श्रैपनल आके गिरता है, वो वहीं पे मर जाता है, और जिसको वेस्ट बैंक ने खुद कंफर्म कर दिया था। तो इन्होंने अगर मारा भी, एक यहूदी नहीं मारा, एक इसराइली नहीं मारा, और मारा भी तो कौन मारा भी, एक और फलस्तीनी रगड़ दिया। फलस्तीनी बेचारे कहते होंगे हमें हर तरफ से हर कोई ठोक देता है आके। तो अगले 1-2 दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने और पता चलेगा कि ईरान कितने पानी में है। मुझे नहीं लगता, बल्कि मैं जितनों को भी सुन रहा हूँ यही कहा जा रहा है कि अब इसराइल जो बड़े अरसे से बहाना ढूंढ रहा था कि ईरान के ऊपर हमला करे, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करे या फिर उनकी रिजीम को टारगेट करे, लेकिन वो नहीं किया जा सकता, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब इन्होंने बेवकूफों ने उसको जवाब दे दिया। लेकिन ईरान के हारिस भाई, एक चीज मैं और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, इजराइल नहीं चाहता था, ये सारी प्लानिंग अमेरिका की है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका सक्सेसफुल हो जाए। ईरान को नहीं चाहता अमेरिका कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले, और इजराइल को उसने एज ए टूल इस्तेमाल किया है। या मैं ये कहूं कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ये काम किया है कि, क्योंकि देखो, इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, सबसे बड़ा दुश्मन ईरान, और अमेरिका भी ईरान पर सैंक्शन ठोक चुका है और उसको तबाह करना चाहता है। तो इसलिए इन दोनों ने मिली भगत करके ईरान का गेम बजा दिया, और ईरान ने वही किया जो इजराइल और अमेरिका चाहते थे। शतरंज के गेम में ना क्या होता है कई बार कि सामने वाले को लगता है कि नहीं मैं अपनी चाल चल रहा हूं, नहीं, आप अपने ओपोनेंट की चालों के हिसाब से अपनी चालों को चल रहे होते हैं, और आपकी ओपोनेंट को पता होता है कि मैं ये चाल चलूंगा तो उधर से ये चाल आने वाली है, तो आप ओपोनेंट की अंगुलियों पर चल रहे होते हो, उसके इशारे पर चल रहे होते हो, और आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरी चाल है। नहीं, सेम चीज इस बार जियोपॉलिटिक्स में भी ऐसी होती। ईरान फंस गया इस ट्रैप में, और ईरान के लिए बहुत मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन ईरान के पास भी बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। लोग उसको बड़ा लताड़ रहे थे, मोहम्मद हिजाब वगैरह, बड़े मोहम्मद हिजाब तो चले एक बंदा है, बहुत सारे जो प्रो पैलेस्टाइन वॉइसेस हैं वो बड़ा ईरान को ठोक रहे थे। एक तो सुन्नी शिया का डिवाइड इस वजह से, दूसरा इस वजह से कि भाई तुमने प्रॉक्सियां छोड़ी में करते कराते कुछ नहीं हो। पहले उन्होंने हमास को सफा हस्ती से मिटा दिया तकरीबन, और अब उन्होंने हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप उड़ा दिया, और तुम कर क्या रहे हो, तो कोई तो जवाब दो। तो उसके पास बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। एक ऑप्शन ये थी कि कुछ भी ना करे, जिसपे मेरा ख्याल से ये सबसे सेफ ऑप्शन होनी थी, क्योंकि कम से कम इनको फैंटी तो नहीं पड़नी थी, या जो अब फैंटी पढ़नी है वो तो नहीं पढ़नी थी। दूसरी ऑप्शन ये थी कि कहा ये जा रहा था कि अमेरिका पीछे से उसको कह रहा था कि हम री एस्टैब्लिश कर सकते हैं तुम्हारी न्यूक्लियर डील, लेकिन उसमें भी फिर लोगों ने बड़ा लताड़ना था कि भाई तुमने बेच दिया अपने मफाद की खातिर। ये भी ऑप्शन इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जो तीसरी ऑप्शन है कि इसराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला कर दो, उससे बेहतर ऑप्शन वही थी, क्योंकि अब इसराइल के पास जवाज आ गया ईरान को ठोकने का, और अब वो ईरान को ठोकेगा। और अगले 1-2 दिन बड़े इंटरेस्टिंग है, बल्कि पूरा अगला हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर खमीनी को इन्होंने उड़ा दिया, या अगर इन्होंने इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कोई डैमेज कर दिया, तो पहले ही जितने सर्वेज हैं वो यही बताते हैं कि ईरान की आवाम बेतहाशा नफरत करती है इस्लामिक रिजीम से। और सिर्फ जितने सर्वेज हैं, ये मैं वैसे तो वो 10-15% कहते हैं, लेकिन चले 25% सपोर्ट है इस्लामिक रिजीम को अपनी आवाम की। और आपको याद होगा मासा अमीनी के ऊपर जो कितने उस वक्त प्रोटेस्ट हुए थे, उससे पहले भी प्रोटेस्ट तकरीबन 3 हो चुके हैं 2010 के बाद से, जो प्रोटेस्ट नहीं बल्कि वो रिबेलियंस हुई हैं एक तरीके की। तो ईरानी आवाम इस वक्त खुशियां मना रही है, जो डायस्पोरा है उनकी वो खुशियां मना रही है, कि इस वजह से नहीं कि ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल मारे जिससे कोई भी नहीं मारा, ना कोई उनकी बिल्डिंग तबाह हुई, बल्कि इसलिए खुश हैं कि अब खमीनी की आएगी जान हथेली में। तो देखते हैं अगले 1-2 हफ्तों में क्या होता है, वैसे बल्कि 1-2 दिनों में क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि इस दफा ये टिट फॉर टैट वाली गेम चलनी है कि एक मिसाइल तुम ठोको, एक मिसाइल हम ठोकेंगे। पिछली दफा भी जब उन्होंने 600 प्रोजेक्टाइल्स भेजे थे, इसराइल ने कहा था कि भाई तुमने 5-10 ठोक देने थे, ये क्या किया तुमने 600 ठोक दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि लगने लगाना तो कोई नहीं है, इंटरसेप्ट हो जाने मोस्टली। लेकिन इस दफा ईरान ने 180 ठोक दिया। तो इसका जवाब अगर 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स या एयर बॉम्बिंग करता है इसराइल, तो ईरान के पास तो कोई इंटरसेप्शन की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बड़ी बड़ी पिटाई होनी है ईरान की, और पॉपकॉर्न्स निकाल लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी, तो दोस्तों वीडियो खत्म। अच्छे से भारत और पाकिस्तान के लिए इस पूरे इस केस में भारत और पाकिस्तान के लिए भी सीख है।
भारत के लिए अश्योरेंस है और पाकिस्तान के लिए खतरा है, चिंता है। अब आप कहेंगे कि आप क्या बात कर रहे हो भाई। आपको याद होगा मैं अपने वीडियोस में लगातार कहता हूं कि पाकिस्तान की जो मिसाइल्स हैं, हमारे पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बड़ा लोग कहते हैं ना शाहीन है, गौरी है, गजनवी है, दिस है, दैट है, टंका है, कंटा है, जो भी है, मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान के लिए थ्रेट यह है कि भारत इन मिसाइलों को मार के गिरा सकता है। आप सोचो 180 मिसाइलें उन्होंने मारी, कोई नुकसान नहीं हुआ इसराइल का, बैलिस्टिक मिसाइलें थी, इंटरसेप्ट होगी। भारत के पास भी इंटरसेप्ट करना बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए बहुत जरूरी है। तो भारत ने इस पे काम किया, यानी कि पाकिस्तान के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल होते हुए भी आप भारत का बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर सकते। ठीक है, भारत के लिए अश्योरेंस इसलिए है कि भारत जिसके के लिए काम कर रहा है कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो बनाया है या S-400 जो लिया है वो बिल्कुल सही चीज के लिए लिया है और बहुत कैलकुलेटेड मूव सही है। हम जो MR-SAM पर काम कर रहे हैं बहुत कैलकुलेटेड है ये S-400 और BMD जो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसके बीच के गैप को भरने के लिए हम XR-SAM, MR-SAM और बहुत सारी चीजों पर काम कर रहे हैं और भी कई लेयर के एयर डिफेंस है हमारे लिए अलग अलग तरीके के। तो भारत के लिए ये रीअश्योरेंस है कि भाई हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। हमें अपने एयर स्पेस को एक छोटे से ड्रोन से लेकर और बड़ी न्यूक्लियर टिप मिसाइल तक जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको काउंटर करना है। अगले फेज में हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी काउंटर करने के लिए काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये अश्योरेंस है हमारे लिए कि हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। इससे हमें यह सीख मिली कि भले आपके पास मिसाइलों की संख्या ज्यादा हो, लेकिन अगर हमारे पास डिफेंस करने के लिए मिसाइलें ज्यादा हो, इंटरसेप्टर ज्यादा हो, तो हम इन मिसाइल्स को मार के गिरा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और इजराइल ने ये करके दिखाया। पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह है कि उनके पास मिसाइलें होते हुए भी उनको इस बात का अंदाजा होगा कि यार हम बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये मिसाइलें धरी के धरी रह जाएंगी। और चिंता की बात यह भी है कि अगर हमने आपके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स मार दिए तो आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स रोकने के लिए एयर डिफेंस नहीं है। तो हमारी मिसाइलें नहीं रुकेंगी, हम आपके सारी मिसाइलें रोक लेंगे, मैक्सिमम मिसाइलें रोक लेंगे, खाली जगहों पर गिरने भी देंगे। आप मेरा पॉइंट समझिए। और इजराइल तो चूंकि लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक का मतलब कि चारों तरफ से जो है वो घिरा हुआ है और उसकी सीमाएं और रिहाइश बहुत, दोनों देशों की जो अलग अलग फिलिस्तीन भी है वो भी है, बहुत बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। भारत और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं और जो रिहायशी इलाके हैं वो बहुत दूर दूर है, बीच में रेगिस्तान है तो बीच में ये है, जगह बहुत दूर है। तो हमारे पास टाइम है। आपने अगर हमारे शहरों को निशाना बनाया तो हमारे पास टाइम है, लेकिन आप बहुत छोटे हो, पतले, जो पाकिस्तान का नक्शा है ना वो पतला है, तो हमारे लिए तो पृथ्वी मिसाइल भी मार देंगे तो हमसे जाके गिर जाएगी उसको आप रोक नहीं पाएंगे। ब्रह्मोस मार देंगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको। अग्नि सीरीज मार देंगे, उसकी जरूरत खैर वो तो हमने रखा हुआ है उधर चाइना के लिए, 1-2 है जो अग्नि वो इधर यूज कर लेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं। इसके अलावा अब आते हैं कि इजराइल का रिस्पॉन्स क्या होगा। देखिए इजराइल कभी भी ऐसा नहीं करता कि फौरन रिस्पॉन्स देता है, पूरी प्लानिंग करेगा, आराम से रिस्पॉन्स देगा। वो नहीं है कि उधर नसरुल्लाह मारा गया तीसरे दिन हमने बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी धड़ 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 ईरान की तरफ ना, फुल प्लान करेगा। इसकी प्लानिंग देखिए। एक बंदा था जिसने रमल्ला में शायद 2 यहूदियों को पकड़ लिया था इन लोगों ने फिलिस्तीन में, और वो लड़का था तब यंग था, शायद 17-18 साल का रहा होगा। उसने जाकर अपने हाथों से यहूदियों को मारा था। और ये तस्वीर ये जो साइड में लगाई है शायद आप लोगों को याद हो, दोनों हाथ ऐसे दिखा रहा था खून से रंगे हुए, बोला कि मैंने जो है ना वो जन्नत में जाने का काम कर लिया। कितने साल हो गए इसको, 20-22 साल हो गए। इजराइल ने अभी उसको ढूंढ कर ठोक दिया उस बंदे को। वो भूलते नहीं है। आप कब तक छुपोगे, कब तक भागोगे, कब तक छुपे रहोगे, कहीं ना कहीं तो आप निकलोगे और ठोक दिया। तो वो बदला उसने ले लिया अपने बंदों का 22-23 साल बाद भी, शायद 2000 की बात है, अब कब की, अब एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं आ रहा। ठीक वैसे जैसे म्यूनिक में हुआ था। उसके बाद इजराइल ने ढूंढ ढूंढ कर अगले 20-22 सालों तक ऑपरेशन चलाया और अपने एथलीट्स को मारने वालों को एक एक करके निपटाया उनको।
और यही चल रहा है। इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया मुस्लिम उम्मा, कुछ नहीं बिगाड़ पाया अब तक। साल भर हो गए ना, ठोके जा रहा है हमास को, ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है। क्या कर लिया मुस्लिम उम्मा ने? कुछ नहीं। औकात नहीं है मुस्लिम उम्मा की कुछ करने की, सिर्फ बातों के शेर हैं, सिर्फ बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि पता है कि करेंगे पिटेंगे। बाकी जो आपको अपने अंदर जज्बा जगाना है, जो जगाना जगाते रहो यार, क्या फर्क पड़ता है? ग्राउंड पे कोई फर्क पड़ रहा है उससे? सैकड़ों सालों से इजराइल की बर्बादी के लिए दुआएं पढ़ी जा रही है, ग्राउंड पे उसका कोई फर्क पड़ रहा है? वो और ताकतवर होता जा रहा है और बेरहमी से मारता जा रहा है। तो दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,